क्या आपने कभी ठहरकर सोचा है, अस्तित्व का वास्तव में अर्थ क्या है? अस्तित्व की अवधारणा एक गहन है, एक प्रश्न जो युगों से गूंज रहा है। दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और जिज्ञासु प्राणियों के मनों में गूंज रहा है। यह एक ऐसा प्रश्न है जितना पुराना विचार स्वयं है, एक ऐसा प्रश्न जिसने अनगिनत बहसों, सिद्धांतों और चिंतनों को प्रज्वलित किया है। हम यहाँ खड़े हैं, समझने की दहलीज पर, इस प्राचीन पहेली में गोता लगाने के लिए तैयार। अस्तित्व का अर्थ क्या है? क्या यह केवल होना है, सांस लेना है, सोचना है, या यह कुछ और है? हमारी चेतना, हमारी वास्तविकता की धारणा और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के साथ गहराई से जुड़ी हुई कुछ है। और फिर भी इस प्रश्न की जटिलता के बावजूद यह हमारी मानवीय जिज्ञासा का एक मौलिक हिस्सा है। यह एक प्रश्न है जो हमें हमारे अस्तित्व की प्रकृति, हमारे उद्देश्य और चीजों की बड़ी योजना में हमारे स्थान पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। आदिकाल से मानवता ने अस्तित्व के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। प्राचीन दार्शनिकों ने इस पर चिंतन किया, सिद्धांतों और दर्शनों को तराशा जो मानव विचार के पाठ्यक्रम को आकार देंगे। मध्य युग के आध्यात्मिक चिंतन से लेकर प्रबोधन युग के प्रबोधक अनुभवों तक मानवता ने निरंतर उत्तरों की खोज की है। और जैसे जैसे हम आधुनिक युग में प्रवेश करते गए, ये प्रश्न मिटे नहीं, इसके बजाय वे विकसित होते गए, नए आयाम लेते हुए, क्योंकि हमने ब्रह्मांड और खुद के बारे में अधिक जानना शुरू किया। अस्तित्ववाद का आगमन और आधुनिक सिद्धांतों का उदय हमारी अस्तित्व की समझ को और समृद्ध किया है। इस जटिल प्रश्न में नई परतें जोड़ी हैं, लेकिन खोज अभी भी जारी है। आज हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, एक समय जहां वैज्ञानिक समझ और दार्शनिक विचार एक दूसरे से मिलते हैं, हमें अस्तित्व की पहेली में नई दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हम आपको इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, समय और विचार के माध्यम से एक यात्रा। जैसा कि हम इस प्रश्न की गहराई में उतरते हैं, दर्शन, विज्ञान और मानवीय जिज्ञासा के क्षेत्रों को पार करते हैं। प्राचीन दुनिया से आधुनिक दिन तक हम उन सिद्धांतों, बहसों और खोजों में गोता लगाएंगे जिन्होंने हमारी अस्तित्व की समझ को आकार दिया है। तो समय के माध्यम से यात्रा करते समय अपनी सीट बेल्ट बांध लें, जैसा कि हम अस्तित्व की रहस्यमयी को तलाशते हैं। हमारी खोज प्राचीन दार्शनिकों के युग में शुरू होती है। प्राचीन विश्व प्रतिभाशाली मनों से प्रकाशित था और सबसे प्रभावशाली दो व्यक्ति प्लेटो और अरस्तु थे। ये लोग केवल अस्तित्व के बारे में दर्शन नहीं करते थे, उन्होंने पश्चिमी चिंतन की नींव रखी थी। प्लेटो, सुकरात के एक छात्र और अरस्तु के एक मार्गदर्शक, ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसने सहस्राब्दी के लिए चिंतकों को आकर्षित किया, रूपों का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो दुनिया हम अनुभव करते हैं वह असली दुनिया नहीं है, बल्कि उसकी केवल एक छाया या प्रतिबिंब है। उनके अनुसार सच्ची वास्तविकता एक ऐसे क्षेत्र की है जहां पूर्ण अपरिवर्तनीय रूप या विचार हमारे भौतिक विश्व से परे मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, हम जो पेड़ देखते हैं वह केवल इस अन्य क्षेत्र में मौजूद पूर्ण पेड़ के रूप की एक अपूर्ण प्रतिलिपि है। रूपों का यह सिद्धांत प्लेटो का अस्तित्व को समझाने का एक प्रयास है, जिसमें सुझाया गया है कि हमारी वास्तविकता केवल एक उच्चतर, अधिक पूर्ण क्षेत्र की प्रतिबिंब है। यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने अस्तित्व की पारंपरिक समझ को चुनौती दी। फिर अरस्तु आए, प्लेटो के सबसे प्रसिद्ध छात्र। अपने शिक्षक के विपरीत अरस्तु भौतिक दुनिया में अधिक जमीनी थे। उन्होंने द्रव्य की अवधारणा का परिचय दिया। यह विचार कि मौजूद हर चीज में एक मूल सार होता है जो उसे वह बनाता है जो वह है। अरस्तु के लिए, उदाहरण के लिए, एक पेड़ का सार उसका पेड़पन है, वह विशेषताओं का सेट जो एक पेड़ को पेड़ बनाता है। यह सार या द्रव्य वह है जो एक चीज को उसकी पहचान और अस्तित्व देता है। यही कारण है कि एक पेड़ पेड़ है और चट्टान नहीं। अरस्तु का मानना था कि चीजों के द्रव्य को समझकर हम उनके अस्तित्व को समझ सकते हैं। उनका दृष्टिकोण अधिक अनुभवजन्य, अधिक स्पर्शगम्य दुनिया पर केंद्रित था, प्लेटो के अधिक अमूर्त आदर्शवादी विचारों के विपरीत। इसलिए अपने अनूठे तरीकों से दोनों प्लेटो और अरस्तु ने अस्तित्व के रहस्य को समझने की कोशिश की। प्लेटो ने हमारी भौतिक दुनिया से परे पूर्ण रूपों के एक क्षेत्र की ओर देखा, जबकि अरस्तु ने हमारी दुनिया के भीतर चीजों के सार में गहराई से उतर कर देखा। ये प्राचीन अंतर्दृष्टि दार्शनिक और वैज्ञानिक जिज्ञासा की सदियों की नींव रखी।
जैसे ही हम मध्य युग में प्रवेश करते हैं, अस्तित्व एक आध्यात्मिक मोड़ ले लेता है। इस अन्वेषण के अध्याय में अस्तित्व की प्रकृति भौतिक दुनिया को पार कर आध्यात्मिक में गहराई से उतरती है। यहाँ ध्यान दृश्यमान ब्रह्मांड से विचारों और विचारधाराओं के क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है, जहाँ दार्शनिक जैसे कि थॉमस एक्विनास अमिट चिन्ह छोड़ने लगते हैं। थॉमस एक्विनास 13वीं शताब्दी के एक प्रभावशाली दार्शनिक और धर्मशास्त्री ने अस्तित्व पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनका कार्य अक्सर धार्मिक सिद्धांतों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ ईश्वर के अस्तित्व के 5 प्रमाणों का प्रस्ताव रखता है, जिसे प्रसिद्ध रूप से क्विंकेविए या 5 मार्ग कहा जाता है। ये प्रमाण अध्यात्म और तर्क पर आधारित थे और उनका सुझाव था कि ईश्वर का अस्तित्व प्राकृतिक घटनाओं से निष्कर्षित किया जा सकता है। पहला मार्ग, गति से तर्क, सुझाव देता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ गतिमान है, किसी और चीज द्वारा चलाया जा रहा है और इस चालकों की श्रृंखला को पहले चालक की ओर ले जाना चाहिए, जिसे एक्विनस ने ईश्वर के रूप में पहचाना। दूसरा मार्ग, कारण से तर्क, यह प्रतिपादित करता है कि कुछ भी स्वयं को नहीं बनाता और हर प्रभाव का एक पूर्व कारण होता है। एक्विनस का तर्क था कि इस कारणों की श्रृंखला को पहले कारण या ईश्वर की ओर ले जाना चाहिए। शेष 3 मार्ग, संयोग से तर्क, डिग्री से तर्क और डिजाइन से तर्क, भी एक दिव्य डिजाइनर, अंतिम मानक और आवश्यक सत्ता की ओर ले जाते हैं। एक्विनास का आध्यात्मिक दृष्टिकोण अस्तित्व के प्रति प्राचीन दार्शनिकों की भौतिक और प्रायोगिक विधियों से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। यह एक ताज़ा दृष्टिकोण लेकर आया, एक ऐसा जो दिव्य और प्राकृतिक दुनिया को एक दार्शनिक नृत्य में उलझाता है। आध्यात्मिक की ओर यह स्थानांतरण हमारे अस्तित्व की समझ में एक नया अध्याय चिन्हित करता है, जिसे धार्मिक विचार द्वारा गहराई से प्रभावित किया गया था। मध्य युग इन आध्यात्मिक विचारों पर अस्तित्व के लिए एक क्रूसिबल बन गया। दार्शनिक परिदृश्य पुनः आकार दिया गया और अस्तित्व की अवधारणा को एक नए लेंस के माध्यम से देखा गया, एक जो धार्मिक रंगों से रंगा गया था। यह अवधि हमारे अस्तित्व की समझ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित करती है, पुनर्जागरण के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। ज्ञानोदय का युग हमें अस्तित्व के विचारों पर एक नई सुबह लेकर आया। यह गहन बौद्धिक जागरूकता का काल था, दिव्य से मानव की ओर, आकाशीय से भूतलीय की ओर एक परिवर्तन। इस युग को प्रकाशित करने वाले शानदार मनों में रेने डेकार्ट एक मशाल की तरह खड़े हैं। डेकार्ट एक फ्रांसीसी दार्शनिक, गणितज्ञ और वैज्ञानिक, अक्सर आधुनिक पश्चिमी दर्शन के पिता के रूप में माने जाते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक कथन कोगिटो एर्गो सम या मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ एक क्रांतिकारी प्रस्ताव था। इसने मेटाफिजिकल से व्यक्तिगत की ओर एक परिवर्तन का संकेत दिया, यह सुझाव देते हुए कि हमारा अस्तित्व दिव्य आदेश से नहीं बल्कि हमारी सोचने और विचार करने की क्षमता से पुष्ट होता है। यह पिछले दार्शनिक विचार से एक रेडिकल प्रस्थान था, जो अक्सर अस्तित्व के केंद्र में भगवान को रखता था। इसके बजाय डेकार्ट ने दार्शनिक विमर्श के केंद्र में सोचने वाले मानव विषय को स्थापित किया। उनके दर्शन ने मानवीय कारण और बुद्धि की शक्ति और अधिकार पर जोर दिया, मनुष्य को न कि भगवान को अस्तित्वीय समीकरण के केंद्र में रखा। लेकिन डेकार्ट इस परिवर्तन में अकेले नहीं थे। ज्ञानोदय का युग ऐसे विचारकों से भरा था जिन्होंने अस्तित्व के प्रश्न में गहराई से डूब गए थे। उन्होंने वास्तविकता, स्वयं और ब्रह्मांड की प्रकृति पर विचार किया, बहस की और विचार विमर्श किया। उन्होंने भगवान की भूमिका, आत्मा की प्रकृति और मानवीय ज्ञान की सीमाओं पर सवाल उठाए। फिर भी अपनी बौद्धिक क्षमता के बावजूद ये दार्शनिक दावा नहीं करते थे कि उनके पास सभी उत्तर हैं। उन्होंने मानव समझ की सीमाओं को पहचाना, स्वीकार करते हुए कि अस्तित्व का रहस्य बहुत विशाल और जटिल है, जिसे पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। उन्होंने अज्ञात को अपनाया, मानते हुए कि ज्ञान की खोज एक चल रही यात्रा है, न कि एक गंतव्य। अंत में ज्ञानोदय का युग अस्तित्व की पहेली को हल नहीं कर सका। इसके बजाय इसने रहस्य को गहरा कर दिया, नई परतों की जटिलता और आकर्षण को जोड़ा। इसने हमें सवाल करना, खोजना, हमारी मान्यताओं और विश्वासों को चुनौती देना सिखाया। इसने हमें याद दिलाया कि समझने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। सत्य की खोज एक निरंतर प्रयास है। ज्ञानोदय का युग हमें उत्तरों से अधिक प्रश्नों के साथ छोड़ गया, अस्तित्व की जटिलता का एक सच्चा प्रमाण।
19वीं और 20वीं सदी में प्रवेश करते हुए हमें अस्तित्ववाद के उदय का सामना करना पड़ता है। यह दार्शनिक आंदोलन फ्रेडरिक नीत्शे और जीन पॉल सार्त्र जैसे विचारकों के उर्वर मन से उपजा था, जिन्होंने मानव अस्तित्व की मूलभूत प्रकृति को प्रश्नांकित करने की हिम्मत की थी। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने प्रसिद्ध रूप से घोषित किया था कि ईश्वर मर चुका है। उनका मतलब यह नहीं था कि किसी शाब्दिक देवता की मृत्यु हो गई थी, बल्कि यह कि पारंपरिक नैतिकता और धार्मिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त अर्थ ने आधुनिक मन पर अपनी पकड़ खो दी थी। नीत्शे के लिए इसका मतलब था कि मनुष्य अब अपने मूल्यों को बनाने के लिए स्वयं जिम्मेदार थे, एक जिम्मेदारी जो दोनों ही मुक्तिदायक और भयावह थी। इस बीच फ्रांस में जीन पॉल सार्त्रे अपने स्वयं के अस्तित्ववादी चिंतनों से जूझ रहे थे। उन्होंने अस्तित्व सार से पहले आता है का विचार प्रस्तुत किया। यह क्लासिकल दर्शन से एक क्रांतिकारी विचलन था, जिसमें माना जाता था कि किसी चीज का सार या प्रकृति उसके अस्तित्व से अधिक मौलिक होती है। लेकिन सार्त्रे के लिए हम पहले अस्तित्व में आते हैं और फिर हमारे कार्यों, चयनों और अनुभवों के माध्यम से हम अपना सार, अपना अर्थ बनाते हैं। नीत्शे और सार्त्रे अपने मतभेदों के बावजूद एक बात पर सहमत थे। मनुष्य को अस्तित्व में एक ऐसी दुनिया में फेंक दिया जाता है जो अक्सर ऑब्जर्व और स्पष्ट रूप से निहित अर्थ के बिना प्रतीत होती है। लेकिन यह निराशा का कारण नहीं है। इसके बजाय यह हमारे स्वयं के जीवन को आकार देने की स्वतंत्रता को गले लगाने का एक आह्वान है, अपने पथों को तराशने का और अपना उद्देश्य खोजने का। यही अस्तित्ववाद का मूल है। यह जीवन की ऑब्जर्डिटी पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक निराशाजनक विश्व दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्शन है जो मानव स्वतंत्रता, व्यक्तित्व और अस्तित्व के साथ आने वाली अनंत संभावनाओं का जश्न मनाता है। यह एक ऐसा दर्शन है जो हमें हमारे अस्तित्व के नंगे तथ्यों का सामना करने और एक ऐसी दुनिया में अर्थ बनाने के लिए प्रेरित करता है जो कोई भी प्रस्ताव नहीं देती। अस्तित्ववाद व्यक्तिगत मानव अस्तित्व पर अपने ध्यान के साथ प्राचीन प्रश्न को एक ताजा परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। वर्तमान युग में हम उत्तरों के लिए विज्ञान के क्षेत्र में गहराई से उतरते हैं। जैसे हम वर्तमान दिवस में यात्रा करते हैं, हम पाते हैं कि आधुनिक सिद्धांत, विशेष रूप से भौतिकी के क्षेत्र से हमारे अस्तित्व की समझ में नए आयाम लाए हैं। इसमें से एक क्रांतिकारी सिद्धांत क्वांटम मैकेनिक्स है। यह सिद्धांत, जो सबसे छोटे पैमानों पर कणों के व्यवहार से संबंधित है, हमारे वास्तविकता के बारे में विचारों पर गहरा प्रभाव डाला है। इसमें सुपरपोजिशन जैसी अवधारणाएं शामिल हैं, जहां कण एक साथ कई स्थितियों में हो सकते हैं, और एंटेंगलमेंट, जहां विशाल दूरियों से अलग किए गए कण तत्काल एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। ये घटनाएं हमारी रोजमर्रा की अंतर्ज्ञान को चुनौती देती हैं और यह संकेत देती है कि अस्तित्व की प्रकृति हमने कल्पना की तुलना में कहीं अधिक अजीब हो सकती है। फिर वहाँ स्ट्रिंग सिद्धांत है, एक सैद्धांतिक ढांचा जिसमें कण भौतिकी के बिंदु समान कणों को एक आयामी वस्तुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिन्हें स्ट्रिंग्स कहा जाता है। यह एक सिद्धांत है जो क्वांटम मैकेनिक्स और सामान्य सापेक्षता को मेल करने का प्रयास करता है। इस प्रकार ब्रह्मांड की मौलिक संरचना का एकीकृत वर्णन प्रदान करता है। स्ट्रिंग सिद्धांत सुझाव देता है कि हम जो दुनिया अनुभव करते हैं वह उच्च आयामी स्थान में सह अस्तित्व में अनेक संभावित दुनियाओं में से केवल एक है। इससे हमें मल्टीवर्स सिद्धांत की ओर ले जाता है, एक परिकल्पना जो एकाधिक ब्रह्मांडों के अस्तित्व का प्रस्ताव करती है जिसमें हम रहते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में भौतिक नियम, अलग इतिहास और संभवतः यहाँ तक कि स्थान और समय के विभिन्न आयाम भी हो सकते हैं। यह विचार समानांतर अस्तित्वों की संभावना को खोलता है, एक अवधारणा जो हमारी पारंपरिक वास्तविकता की धारणाओं को चुनौती देती है। लेकिन इन सिद्धांतों द्वारा की गई प्रगति के बावजूद वे अभी भी कई प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ देते हैं। हमें अभी तक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति को पूरी तरह से समझना है, रहस्यमय तत्व जो ब्रह्मांड का अधिकांश भाग बनाते हैं। हम अभी भी क्वांटम गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की पहेलियों से जूझ रहे हैं। विज्ञान हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता रहता है, फिर भी अस्तित्व का प्रश्न उतना ही अप्राप्य बना रहता है। जबकि हमने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, हमें याद दिलाया जाता है कि अस्तित्व को समझने की हमारी खोज अभी भी दूर है। यह एक यात्रा है जो हमें प्रेरित करती है, उलझाती है और हमें मोहित करती है।
हमारी यात्रा प्राचीन दर्शन से लेकर आधुनिक सिद्धांतों तक अस्तित्व की जटिलता को प्रकट करती है। हमने समय के माध्यम से एक यात्रा आरंभ की, अस्तित्व की पहेली का पता लगाते हुए, और पाया कि होने की अवधारणा स्वयं सभ्यता के रूप में पुरानी है। प्राचीन दार्शनिकों के क्षेत्र में हमने खोजा कि अस्तित्व अक्सर दिव्य के साथ गुंथा हुआ था। प्राचीनों ने आकाश में उत्तर खोजे, जीवन और होने को देवताओं और देवियों की सनक के साथ जोड़ा। इस दृष्टिकोण ने होने के अर्थ पर विचार करने के लिए हजारों वर्षों का मंच तैयार किया। जैसे ही हम मध्य युग में प्रवेश किए, ध्यान दिव्य से मेटाफिजिकल की ओर स्थानांतरित हो गया। विद्वानों ने अस्तित्व को थियोलॉजी और तर्क के लेंस के माध्यम से विश्लेषित किया, जटिल सिद्धांतों को एक साथ थ्रेड करते हुए जो हमारी दुनिया में उपस्थिति को समझाने का प्रयास करते थे। इस युग ने अस्तित्व की अवधारणा में एक नई गहराई जोड़ी। इसे केवल एक दिव्य उपहार के रूप में नहीं, बल्कि एक दार्शनिक पहेली के रूप में चित्रित किया। प्रबोधन काल नए दृष्टिकोणों की एक लहर लेकर आया। विचारकों ने अस्तित्व को एक ऐसी घटना के रूप में देखना शुरू किया जिसे तर्क और अनुभवजन्य साक्ष्य के माध्यम से समझा जा सकता है। जीवन के रहस्य अब केवल दिव्य या मेटाफिजिकल के क्षेत्र में नहीं थे, बल्कि वैज्ञानिक के भी थे। अस्तित्ववाद के उदय के समय में ध्यान अंदर की ओर स्थानांतरित हो गया। अस्तित्व अब केवल यह नहीं था कि हम यहाँ क्यों हैं, बल्कि यह भी कि हम व्यक्तिगत रूप से कौन हैं। हमने यह विचार खोजना शुरू किया कि अस्तित्व स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत पहचान और अनुभव से जुड़ा हुआ है। अंततः हम आधुनिक सिद्धांतों पर पहुंचे, जहां अस्तित्व को जैविक, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय कारकों के जटिल अंतःक्रिया के रूप में देखा जाता है। हम केवल एक दुनिया में होने वाले प्राणी नहीं हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण, हमारे जीन्स और हमारे मन के उत्पाद भी हैं। जैसे ही हम यह प्रश्न जारी रखते हैं, वास्तव में होने का क्या अर्थ है, हम समझते हैं कि समझ की यात्रा अस्तित्व के रूप में ही जटिल है। दिव्य से लेकर मेटाफिजिकल तक, अनुभवजन्य से लेकर व्यक्तिगत तक, प्रत्येक युग ने हमारी अस्तित्व की समझ में एक नई परत जोड़ी है, इसे एक आकर्षक और जटिल अवधारणा बनाते हुए।